तो दोस्तों आज से हिस्ट्री की जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो शुरू हो रही है। हमने जो है ज्योग्राफी का सीरीज़ भी चालू कर दिया है, उसी तरह से उसी के पैरेलल हिस्ट्री भी चलेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस में जैसा दिया गया है। और जितना हो सके मैं कवर करने की कोशिश करूँगा एक एक करके। तो जिसमें जो पहला था टॉपिक में हिस्ट्री का कि सोर्स जो है हिस्ट्री का कहाँ से सोर्स है, मतलब ऐतिहासिक स्रोत, उसको आज मतलब इसमें कवर कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। फिर आगे देखिए कितना कुछ कवर कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत, सामाजिक स्रोत और राजनीतिक स्रोत। तो बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाला स्रोत होता है ऐतिहासिक स्रोत, ना कि भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत होता है जिससे हमें उस मतलब पुरातन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए इतिहास को अगर ऐसे तो बांटा गया 3 भागों में, 3 पार्ट्स में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? रीज़न क्या था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया? रीज़न ये था कि अध्ययन की सुविधा के लिए, ताकि हम अध्ययन जो है सही ढंग से कर सकें हर एक पार्ट का। ठीक है, इसलिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक होता है। लेकिन प्राचीन, हम तो अभी प्राचीन का अध्ययन कर रहे हैं, तो प्राचीन में भी अध्ययन की सुविधा के लिए इसमें भी 3 कैटेगराइज किया गया है। 3 कैटेगराइज कहने का मतलब इसमें भी है, एक प्री हिस्ट्री है और एक प्रोटो हिस्ट्री है और एक है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री की जानकारी जो है लेकिन उसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। प्री हिस्ट्री का कहने का मतलब क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री का कहने का मतलब हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका। उसके बाद इतिहास की बात करें, जो मतलब लिखित साक्ष्य मिला जिसको पढ़ भी सकते हैं, तो उसी के बेस पर हम लोग हिस्ट्री को अध्ययन करते हैं। हिस्ट्री, कई लोग के मन में रहता है कि हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे, क्या है, क्या मतलब है हिस्ट्री पढ़ने का? देखिए इतिहास आप तीर धनुष एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये धनुष है, ठीक है, ये धनुष है, इस पे लगा हुआ ये वायर, ये है तीर। तो इतिहास पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इस धनुष में अगर हम इस तीर को जितना पीछे खींचेंगे ना, ये तीर जो है उतना ही आगे जाएगा। कहने का मतलब इतिहास को अगर अध्ययन करेंगे तो हम उतना ही आगे तक जा सकते हैं। बिना इतिहास का पढ़े आप आगे तक नहीं जा सकते हैं, उतनी आगे तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का अध्ययन करना ही उतना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ऑप्शन बी दिया है, पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ऑप्शन सी दिया है, साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। ऑप्शन डी दिया है, साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। देखिए सबसे पहली बात, साहित्य तो बाद में आया, सबसे पहले क्या है? पुरातात्विक स्रोत। अब बोलिएगा पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है? जैसे सिक्का हो गया, जो भी मतलब साक्ष्य था जिससे हम इतिहास को गढ़ने का काम किए, इतिहास को लिखने का काम किए। साहित्यिक स्रोत तो बाद में आया, जब लेखन प्रचलन हुआ उसके बाद साहित्यिक स्रोत मतलब ग्रंथ लिखे जाने लगे तब जाया। पुरातात्विक स्रोत तो हम एज इट इज़ देखते हैं। जैसे अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही अगर बात करते हैं तो उसमें जो मिला, जो साक्ष्य मिला, इतिहासकार उन साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को लिखने की कोशिश किए। उसके बाद जितने सारे ग्रंथ का निर्माण हुआ। लेकिन मेनली क्या है? पुरातात्विक स्रोत है, जो हमें खंडहर में मिले, जो हम खुदाई करके मिला, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो कोई भी सामान हो, जो खुदाई के बाद हमको मिला, वही पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक साक्ष्य। उससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक संस्कृति की अगर बात करें तो ऋग्वेद में, सबसे पुराना ऋग्वेद है। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 ही वेद है। जो है ऐतिहासिक ये स्रोत है जिसमें हमें बहुत कुछ बृहद पैमाने पर जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद सबसे पुराना है।
संगीत का वेद कौन है? सामवेद, जो गाए जाते हैं। तंत्र मंत्र जादू टोना कौन सा वेद है? कमेंट में लिख के बताइए। सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है? श्रुति ग्रंथ कहने का मतलब जो सुन के लिखे गए ग्रंथ, जो हम सुने और सुनने के बाद उस ग्रंथ को हम लिखें, उसको बोलते हैं श्रुति ग्रंथ। ये सब के सब ग्रंथ है, संहिता है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, पुराण है। तो श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है पुराण। ये पुराण जो है श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है। ठीक है, चलिए। उपनिषद तो जानते हैं, यानी गुरु के समीप लिखे गए ग्रंथ को, मतलब जैसे उस समय शिक्षा व्यवस्था कैसी होती थी, हम जाके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे, जंगलों में। ठीक है, तो गुरु के समीप गए और वहाँ गुरु ने जो हमें मौखिक स्तर पर जो ज्ञान दिए हमको, उसी को बोलते हैं उपनिषद। उप का मतलब तो निकट, निकट में जाके। ठीक है, संहिता मतलब इसको श्लोक भी बोलते हैं। ब्राह्मण एक ग्रंथ है, वो ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, वो उसकी उस ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है। ब्राह्मण एक ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उससे ग्रंथ में है वह विश्व में है, और उसे ग्रंथ में नहीं है वो यह विश्व में अलभ्य है? तो ये हो जाएगा महाभारत। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? महाभारत हो जाएगा। त्रिपिटक, त्रिपिटक किसमें देखे जा सकते हैं? त्रिपिटक जो है बौद्धों का एक मानक ग्रंथ है। त्रिपिटकों की संख्या कितनी है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, 3। विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, विनय, शुद्ध और अभिधम पिटक, 3 पिटकों की संख्या है जो बौद्धों की पवित्र ग्रंथ मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है बौद्धों का ग्रंथ है। जातक में जो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पन्हों, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? तो राजा मिलिंद, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागसेन हो जाएगा। ठीक है, नागसेन इसका करेक्ट आंसर होगा। मिलिंद पन्हों जो है पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना काल 100 ईसा पूर्व में है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। भारत की ओर से बौद्ध भिक्षु नागसेन, मिलिंद पन्हों राजा मिलिंद के बीच संवाद है। बातचीत का अंश है, जो किस भाषा में मैंने दिया है? पाली भाषा में। ठीक है, मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्हों इसका नाम है इस पुस्तक का। और इस पुस्तक में जो है नागसेन और मिलिंद के बीच जो वार्तालाप हुआ है, उस वार्तालाप को इसमें दिया गया है। इसकी रचना कब हुई थी? 100 ईसा पूर्व में। किस भाषा में? पाली भाषा में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना में मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका ऑप्शन में भी हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये एक मानक ग्रंथ है जो किस विषय पर आधारित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र सिर्फ नाम से जाने से पता चलता है कि इकोनॉमिकली इसमें जानकारी देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या किसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखिए। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक यानी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के ऊपर, राजनीतिक जीवन मतलब उस समय के उस शासनकाल में। कौटिल्य का नाम और क्या क्या है बताइए? तो एक विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, और एक तीसरा नाम क्या है? ऐसे इसका 5 नाम है, लेकिन तीसरा नाम बताइए क्या है, कमेंट में लिख के। ठीक है, तो ये था आज का 10 क्वेश्चन। आज 10 क्वेश्चन ही था। आपको ये सेशन कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे तो मैं अगला सीरीज ऐसे ही MCQ प्रैक्टिस लाता रहूँगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस में जैसे मेंशन दिया है जेटेट का, वैसे ही हम लाते रहेंगे।